हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लक्ष्य चतुर्वेदी। आज हम सोशोलॉजी की सेकंड बुक सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी फर्स्ट बुक इंडियन सोसाइटी प्लेलिस्ट हमने कंप्लीट कर दी है, आप जाके देख सकते हैं। इस बुक का फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चरल चेंज। स्टार्ट करने से पहले आप प्रीवियस बुक के सारे चैप्टर पढ़ लेंगे तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चरल चेंज। इस स्ट्रक्चरल चेंज चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंडिया का जो सोल है, जो मेन फंक्शनिंग है, उसके स्ट्रक्चर में पहले में और अब में क्या चेंज आ गया है। स्ट्रक्चरल चेंज के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो आज के पार्लियामेंट है, हमारा जो सारा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम से लेके हम जो खाते पीते हैं, जो बोलते हैं, लिखते हैं, हर चीज़ में हमको स्ट्रक्चरल चेंज दिखेगा। ब्रिटिश का जो स्ट्रक्चर था उस पर हम चल रहे हैं। स्ट्रक्चर चेंज तो हुआ मगर पूरी तरीके से नहीं चेंज हो गया। हम आज जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ते हैं वो भी ब्रिटिश मॉडल पे बना हुआ है। हमारी रोड से लेके खाने पीने से लेके हमारी पढ़ाई लिखाई तक, हमारी यूनिफॉर्म तक, सब चीज़ जैसे ब्रिटिश करते थे उससे कुछ स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। आइए चैप्टर में देख लेते हैं स्ट्रक्चरल चेंज को। इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है? एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अपनी कॉलोनी जमा ले, अपनी पावर जमा ले। एक कोई कंट्री दूसरे कंट्री को अपने कब्जे में कर ले। दूसरी कंट्री यानी जिस कंट्री को उसने कब्जा किया है उस कंट्री का रिसोर्स, मनी, लैंड, पीपल और सारी चीज़ों पे अपना हक जमाना शुरू कर दें। इसकी बुकिश डेफिनेशन है, एट वन लेवल colonialism simply means द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल बाई वन कंट्री ऑन अनदर। ब्रिटिशर्स आके हमको अपनी कॉलोनी बना लिए, हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिए। मगर इनका रूल करना, और ऐसा नहीं है कि इसके पहले हम लोग आज़ाद थे, हमारी खुद की गवर्नमेंट थी, इसके पहले भी हमको, इनके आने के पहले भी हमको रूल ही किया जाता था। हम एग्जांपल ले सकते हैं मुगल्स का, और भी काफ़ी सारे रूलर्स थे, वो हमारे ऊपर रूल ही किया करते थे। मगर उनका रूल करना यानी प्री कैपिटलिस्ट टाइम में और जब ब्रिटिशर्स आए यानी कैपिटलिस्ट टाइम में, दोनों के रूल में हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने काफ़ी फार रीचिंग और डीप स्ट्रक्चरल चेंज कर डाला। हमने देखा कि पहले जो है प्री कैपिटलिस्ट टाइम में मुगल एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर था, कुशानाज थे। तो वो लोग करते क्या थे? वो भी इंडिया को रूल करते थे, मगर वो इंडिया में रह के इंडिया के रिसोर्स को यूज़ करके इंडिया में ही यूज़ करते थे। अगर यहाँ का एग्रीकल्चर को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ के लोगों पे ही यूज़ करते थे, यहाँ का पैसा यहीं पे खर्च होता था। मगर कैपिटलिस्ट टाइम यानी ब्रिटिशर्स ने आके पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। पहला तो वो यहाँ के गुड्स को एक्सपोर्ट करने लगे अपनी कंट्री में, यानी यहाँ का एग्रीकल्चर, यहाँ के प्रोड्यूसर्स यहाँ नहीं यूज़ होते थे, अब बाहर जाने लगे थे। और दूसरा, इससे भी बड़ा चेंज इन्होंने किया कि लैंड रेवेन्यू वाला सिस्टम ले आ दिया। पहले आप अपनी फील्ड में एग्रीकल्चर करते थे तो क्या रूल था कि आपको वन थर्ड उसका परसेंटेज देना पड़ जाता था रूलर को, प्री कैपिटलिस्ट टाइम में। मगर कैपिटलिस्ट टाइम में ब्रिटिशर्स ने आके उसी लैंड पे लैंड रेवेन्यू लगा दिया। अब आपको उस लैंड का टैक्स भी देना पड़ेगा, और जो वन थर्ड वो परसेंटेज आप देते थे अपने रूलर को, उसकी जगह आपको अपना प्रोडक्ट देना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को। वो एक्सपोर्ट कर लेंगे अपनी कंट्री में और उसके बदले में बहुत थोड़े से पैसे आपको दे देंगे। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आके जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई उसने अपने ब्रिटिश के कैपिटलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाई थी। ब्रिटिशर्स आके इंडिया में इंडिया का ही पैसा पूरा निचोड़ लिए। दादा भाई नौरोजी ने इसी को एक टर्म दिया है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में। ब्रिटिशर्स इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाकर सिर्फ लॉ ऑफ लैंड ही नहीं लाए, बल्कि उन्होंने यहाँ तक डिसाइड कर लिया कि किसको क्या उगाना है और क्या नहीं उगाना है। वो फॉरेस्ट में इंटर कर गए और उन्होंने फॉरेस्ट पूरा खाली कर दिया, वहाँ के सारे ट्रीज कट करके वहाँ पे टी प्लांटेशन शुरू कर दिया। अब देख सकते हैं जब कोई भी कंट्री कॉलोनी बन जाता है तो उसको हर तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है। इसके बाद ब्रिटिशर्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फॉरेस्ट पॉलिसी लेके आए। फॉरेस्ट का कुछ एरिया रिजर्व्ड होता है जो कि 1861 और 1867 तक 269 स्क्वायर माइल रिजर्व था। बट आफ्टर द फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट बाई 1894 3683 स्क्वायर माइल रिजर्व हो गया। आप देख सकते हैं डिफरेंस दोनों, पहले कितना कम था और इन्होंने कितना ज़्यादा रिजर्व कर लिया। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी 20,061 स्क्वायर माइल डिपार्टमेंट के अंदर आ गया था, जिसमें से 3609 स्क्वायर माइल रिजर्व फॉरेस्ट में आ गया था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारे यहाँ फॉरेस्ट हिली एरियाज़ में पड़ते हैं, और हिली एरियाज़ में सबसे ज़्यादा वहाँ ट्राइबल्स रहा करते थे।
ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल्स को सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, उनको उन्हीं के घर से निकाल के भगा दिया, फॉरेस्ट को कट कर दिया, वहाँ पे रेलवे लाइन बिछानी पड़ी, वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाया ब्रिटिशर्स ने, और वहाँ जो ट्राइबल्स बसे हुए थे उन सबको वहाँ से भगा दिया। ब्रिटिशर्स आए तो कंट्री में मूवमेंट भी होना शुरू हो गई लोगों की। जो लोग सिर्फ अपनी सिटी में अपने टाउन में रह के काम किया करते थे, एग्रीकल्चर किया करते थे, अब वो मूव होना शुरू हो गए। लोग जो झारखंड में रहते थे वो आसाम में जाने लगे टी प्लांटेशन के लिए। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, ये मदद करेगा ब्रिटिशर्स को ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म में मैनेज करने के लिए, एक तरह से इनके अंडर काम करने के लिए। इंडियंस को पढ़ाना लिखाना चाहते थे ताकि इनके अंडर काम कर सकें, जो ये कहें अच्छे तरीके से उसको पूरा कर सकें। बट ये पूरी तरीके से बैक फायर कर गया। लोग पढ़े लिखे और उनके पढ़े लिखे होने की वजह से उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी। इट टर्न्स आउट इनटू एंटी कॉलोनियल कॉन्सिक्वेंसेस। कैपिटलिज्म हमने अपनी इंडियन सोसाइटी की बुक में भी पढ़ा था। आप में से जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ। कैपिटलिज्म इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम in which the means of production are privately owned and organized to accumulate profit within the market system. कैपिटलिज्म कहता है कि मार्केट को प्राइवेट ओन्ड होना चाहिए। ब्रिटिशर्स कैपिटलिज्म में बिलीव करते थे, इनकी वजह से इंडिया को काफ़ी डायनेमिक और पोटेंशियल ग्रोथ देखने को मिली। दे यूज टेक्नोलॉजी एंड लेबर्स इन अ बेस्ट वे एश्योर्ड टू accumulate greatest profit. If capitalism become the dominant economic system, nation state become the dominant political form. अगर किसी नेशन स्टेट के अंदर कैपिटलिज्म को ही डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम रखा जाए तो वो कंट्री भी काफ़ी पॉलिटिकली डोमिनेंट मानी जाएगी। अगर हम नेशन स्टेट टर्म यूज़ कर रहे हैं तो हमने अपनी प्रीवियस बुक में भी इंडियन सोसाइटी बुक के अंदर पढ़ा था कि नेशन स्टेट होने के लिए ओन गवर्नमेंट, ओन लैंड, ओन बाउंड्रीज, ओन पीपल और कंट्री को इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी होता है। मगर वर्ल्ड वॉर 1 के पहले लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए पासपोर्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ इस्तेमाल नहीं होता था वहाँ उस वक्त में। सोसाइटी इस टाइप से ऑर्गेनाइज नहीं थी कि लोग अपनी कंट्री की बाउंड्रीज डिफाइन कर दें। मगर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद नेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी तेज़ी से आ गया। दे डिसाइडेड इन अ मॉडर्न वर्ल्ड अ गवर्नमेंट हैज़ सॉवरेनिटी पावर विद इन अ डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया। नेशन स्टेट्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशन स्टेट की बात आएगी तो उसके अंदर नेशनलिज्म की भी बात आ जाएगी। एक गवर्नमेंट के अंदर अगर हम रह रहे हैं, एक कंट्री की बाउंड्री डिफाइंड है, उसके अंदर रह रहे हैं, हमारा सेम हिस्ट्री हम शेयर कर रहे हैं, तो उन लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग भी आ जाएगी अपनी कंट्री के प्रति। एंड द प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिज्म एज्यूम दैट एनी सेट ऑफ पीपल हैव अ राइट टू बी फ्री एंड एक्सरसाइज सॉवरेनिटी पावर। नेशनलिज्म की फीलिंग अपने साथ कुछ और भी फीलिंग लेके आती हैं, जैसे कि राइट टू बी फ्री एंड एक्सरसाइज सॉवरेनिटी पावर। They declared that freedom or Swaraj was their birthright and fought for both the political and economic freedom. Our next topic is the colonial experience. तो colonialism अपने साथ industrialization भी लेके आया। Industrialization क्या होता है? मतलब the use of machine production। यहाँ हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं, यहाँ हम हैंड के यूज़ की जगह इंडस्ट्रीज़ का यूज़ करते हैं, लेबर्स को यूज़ करते हैं मशीन को रन करने के लिए। मशीन इंसानों से तेज़ काम करती है। एक बात और हमें नोट करनी है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है तो उसके साथ अर्बनाइजेशन भी आता है। लोग एग्रीकल्चर से हट के, रूरल सोसाइटी से हट के अर्बन सोसाइटी में आते हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। इंडस्ट्रीज़ जब सेटअप होती हैं तो बेटर गुड्स मिलते हैं। जब आप हाथ से चीज़ें बनाएंगे और जब मशीन से बनाएंगे तो टाइम कम लगेगा, थोड़े चीप रेट में भी वो मिलेंगे और क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। पर इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इंडिया में ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आया, पर इंडिया में जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन आया वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ा। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जब इंडस्ट्रीज़ आना नई नई सेटअप हो गई तो जो लोग घर में बैठ के काम किया करते थे, हैंडलूम इंडस्ट्री जो थी इंडिया की, वो पूरी तरीके से क्रैश कर गई। जो काम बड़ी बड़ी मशीनें एक दिन में कर लेती थी वो एक इंसान को करने के लिए 1 हफ्ता लग जाता था। तो इसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम किया। जो पुरानी इंडस्ट्री थी, अर्बन सेंटर्स थे, वो सब अब ख़त्म होने लगे। इंडिया में ट्रेडिंग के लिए काफ़ी फेमस माना जाता था सूरत और मसूलीपट्टनम को, आज कोई जानता भी नहीं है उनको। मगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इंडिया में बॉम्बे और मद्रास काफ़ी ग्रो किए। सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नहीं, क्योंकि वहाँ पे पोर्ट थे, वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम काफ़ी होना शुरू हो गया था। इस चैप्टर का ये पीडीएफ आपको नीचे दिए हुए लिंक में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको एक और लिंक मिलेगी, उस पर टैप करके आप फ्री मॉक टेस्ट हमने आपके लिए अरेंज किया है उसको दे सकते हैं। अपना स्कोर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।